तो मीटर और किलोग्राम के बाद जो अगली परिभाषा हमें देखना है वो है सेकंड की परिभाषा, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय ये तीन मुख्य मूलभूत राशियां होती हैं। तो मीटर की परिभाषा आप समझ चुके हैं, किलोग्राम की भी आप देख चुके हैं। तीसरी परिभाषा हम नोट करेंगे, सेकंड की परिभाषा। सेकंड की परिभाषाएं भी हम दो प्रकार से नोट करेंगे। पहली परिभाषा, अंतरराष्ट्रीय प्रयोगशाला में एक परमाणु घड़ी स्थित है। परमाणु घड़ी जैसे अपने घरों में घड़ी होती है वैसी नहीं है, ये परमाणु घड़ी है और इस परमाणु घड़ी में सीजियम 133 का परमाणु है। इस परमाणु का नाम है सीजियम 133। आवर्त सारणी में आप देखेंगे तो सीजियम आपको एक तत्व मिलेगा, है ना। और जब भी हम कोई तत्व लिखते हैं तो डैश लगा के उसके साथ उसका परमाणु द्रव्यमान भी लिखा जाता है, ठीक है। जैसे हम सोडियम लिखना चाहते हैं तो हम लिखते हैं Na-23। ये उसको लिखने का तरीका होता है, उसका द्रव्यमान उसके साथ लिख दिया जाता है। हमें लिखना है क्लोरीन तो Cl-35। क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान 35 होता है तो उसको साथ में उसको लिख दिया जाता है। इसी प्रकार सीजियम एक तत्व होता है जिसका परमाणु द्रव्यमान होता है 133, तो सीजियम को लिखते हैं सीजियम 133। इस परमाणु का नाम है सीजियम 133। तो परमाणु घड़ी में एक परमाणु है जो परमाणु ऐसे ऊपर नीचे वाइब्रेट करता रहता है, कंपन करता रहता है, ठीक है। इसका उपयोग क्या है आप आगे बढ़ोगे अगली क्लासेस में, अभी हमें उसके उपयोग से मतलब नहीं है, हमें सेकंड की परिभाषा को देखना है। तो ये जो परमाणु घड़ी है ये वही रखी हुई है फ्रांस में सेवलिस नाम के स्थान पे अंतरराष्ट्रीय प्रयोगशाला में। तो वहां पर परमाणु घड़ी में एक परमाणु है, इस परमाणु का नाम आप याद रखें सीजियम 133। और ये परमाणु ऐसे ऊपर नीचे कंपन करता रहता है। एक सेकंड में ये कितनी बार कंपन करता है वो संख्या आप याद रखें। ये परमाणु एक सेकंड में कितनी बार कंपन कर लेता है, मतलब 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770 बार ये परमाणु कंपन कर लेता है इन 1 सेकंड। एक सेकंड में आप क्या कर सकते हो, एक सेकंड में अपनी उंगली कितनी बार आप ऐसे ऊपर नीचे कंपन करवा सकते हो, घड़ी में देखो और कोशिश करो तो मुश्किल से 4 या 5 बार, ठीक है। एक सेकंड बहुत कम समय अंतराल होता है, उतने कम समय में हम अपनी पलकें भी यदि झपकाएं तो भी 10 या 15 बार ही झपका पाएंगे मैक्सिमम, सबसे ज्यादा। लेकिन ये परमाणु जो है ये 9 अरब बार कंपन कर लेता है एक सेकंड में। तो ये संख्या आपको याद रखनी है, जैसे किसी का आप मोबाइल नंबर याद रखते हो उसी प्रकार ये संख्या याद कर लो, 91 92 63 17 70। 91 92 63 17 70 ये संख्या हमें याद रखनी है, क्योंकि इतनी बार सीजियम 133 परमाणु ऊपर नीचे कंपन कर लेता है एक सेकंड में। ये कैसे करता है, क्यों करता है, उससे क्या होता है वो अपने मैटर में नहीं है, उस बात से हमें मतलब नहीं है। लेकिन परिभाषा कैसे बनेगी, एक सेकंड वह समय होता है, एक सेकंड वह समय होता है जिसमें परमाणु घड़ी का, इस घड़ी का नाम है परमाणु घड़ी, परमाणु घड़ी का सीजियम 133 परमाणु, परमाणु घड़ी में कौन सा परमाणु है सीजियम 133 कितनी बार कंपन कर लेता है, 91 92 63 17 70 बार कंपन कर लेता है। तो सेकंड की परिभाषा आप नोट करें, एक सेकंड वह समय अंतराल है, एक सेकंड वह समय अंतराल है जिसमें परमाणु घड़ी का सीजियम 133 परमाणु 91 92 63 17 70 बार कंपन कर लेता है। इसको नोट कर लो। अब सेकंड की दूसरी परिभाषा देखिए,
एक परिभाषा आपने देखी, परमाणु घड़ी का सीजियम 133 परमाणु 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770 बार। लेकिन ऐसे याद नहीं होगी आपको, मोबाइल नंबर जैसे याद करो, 91 92 63 17 70 बार कंपन करता है। ठीक है, ये 1 सेकंड की परिभाषा है। दूसरी परिभाषा को हम अपने दिन के हिसाब से बनाते हैं। एक दिन रात में 24 घंटे होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटों में कितने सेकंड होंगे, उन सेकंड को हम पहले काउंट करते हैं। एक दिन, दिन मतलब दिन रात में होते हैं 24 घंटे, 24 घंटे को हम मिनट में चेंज करते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, यदि हमें चेंज करना है मिनट में तो क्या करना पड़ेगा, इसमें गुणा करना पड़ेगा 60 का, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। ठीक है, तो 24 घंटों में कितने मिनट होंगे, 24 गुणे 60। अब इसको हम चेंज करते हैं सेकंड में, तो 24 गुणे 60 और मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो फिर से हम गुणा करेंगे 60 का। तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, इसको चेंज किया 24 गुणे 60 मिनट होते हैं, इसको चेंज किया 24 गुणे 60 सेकंड होते हैं। कितना हुआ ये गुणा, जरा बताओ, गुणा करके बताओ कितना हुआ। यदि हम ये गुणा करते हैं तो इस गुणा का मान होता है 86,400। मतलब एक दिन में सेकंड होते हैं 86,400। एक दिन बराबर 86,400। सब निकाल बन जाएगा आप लोगों से ही, इसको निकाल सकते हो आसानी से। 24 घंटे में 60 से गुणा करो तो मिनट बन गए, फिर 60 से गुणा करो तो सेकंड बन गया। तो एक दिन में होते हैं 86,400 सेकंड। अब फिर से वही, इस संख्या को हम यहाँ कर दें, इस संख्या को नीचे ले आए, तो एक दिन बटे 86,400 बराबर, यहाँ पे संख्या नीचे आ गई, यहाँ पे क्या बचा, 1 सेकंड। इस संख्या को यहाँ बटे में ले आए, तो एक दिन बटे 86,400 बराबर 1 सेकंड। इसको देख के हम 1 सेकंड की परिभाषा बोल सकते हैं। एक दिन में 86,400 का भाग दिया गया, अपॉन में लिखा है, मतलब क्या किया, उससे भाग दिया गया है, उसको 1 सेकंड कहते हैं। तो परिभाषा कैसे बोलेंगे, शब्द सुनिए ध्यान से। एक दिन का 86,400वां भाग 1 सेकंड कहलाता है। एक दिन का 86,400वां भाग 1 सेकंड कहलाता है। तो दो परिभाषाएं हो गई सेकंड की। फिर से, परमाणु घड़ी का सीजियम 133 परमाणु 91 92 63 17 70 कंपन करता है, उस समय को हम बोलते हैं 1 सेकंड। दूसरी परिभाषा, एक दिन का 86,400वां भाग, उसको बोलते हैं 1 सेकंड। इसको भी नोट कर लीजिए। 3 परिभाषाएं आप लिख चुके हो, मीटर, किलोग्राम और सेकंड। अब इसके बाद एक हेडिंग बना लो, अलग से नोट लिख लो एक, एसआई पद्धति के लाभ। क्यों बनाई गई एसआई पद्धति, 3 पद्धतियां थी ऑलरेडी हमारे पास, एससीजीएस पद्धति, एमटीएस पद्धति, एफटीएस पद्धति, फिर भी अलग से एसआई पद्धति बनाई गई, इसका मतलब कुछ तो उसमें लाभ होगा। ठीक है, क्योंकि जब तक लाभ नहीं होता, जब तक आवश्यकता नहीं होती, हम किसी को नहीं बनाते। उदाहरण के लिए, सबसे पहले जब हमें कहीं पे अपना संदेश भेजना होता था, ठीक है, हमें यहाँ से किसी और स्थान पर संदेश भेजना है, तो पहले हम घुड़सवारों को भेजते थे। देखा होगा आप लोगों ने टीवी में कि राजा महाराजा संदेश भेजते थे, तो उन्होंने एक पत्र लिखा और एक घुड़सवार को भेजा, बोले जाओ उस राज्य में जाओ और ये पत्र लेके आओ। ऐसे होता था। तो वो घुड़सवार जाता था, 6 7 8 दिन में वहां पहुंच जाता था, संदेश मिल जाता था, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता था। फिर उसके बाद समय बीता,
आगे आए तो हमने पत्र लिखना शुरू किया, पोस्ट ऑफिस में उसको पोस्ट करना शुरू किया क्योंकि हमें टाइम बचाना था। तो अपना संदेश जो पहले 8 दिन में पहुंचता था अब वो 3 दिन में पहुंचने लगा। फिर भी यहाँ मजा नहीं आया, मनुष्यों को और आवश्यकता हुई, उन्हें लगा यार अभी समय बहुत लग रहा है, हम और कम टाइम में चाहते हैं, तो उन्हें टेलीग्राम भेजा। टेलीग्राम मतलब तार भेजा, तार भी जल्दी पहुंच जाता था, 1 दिन में पहुंचता था। लेकिन और ज्यादा इमरजेंसी है, ठीक है, उसी का एक्सीडेंट हो गया, अब उसे घर खबर भेजना है, बताओ कहाँ चिट्ठी लिख के जाने का, या तार करेगा टेलीग्राम करेगा। तो मनुष्यों ने टेलीफोन का आविष्कार किया। अब समय नहीं लगता, टेलीफोन यहाँ से लगाओ तुरंत सामने वाले से आपकी बात हो जाए। फिर भी प्रॉब्लम थी, फिर भी आवश्यकता थी कि टेलीफोन तो घर पे रखा है और हम बाजार में हैं, अब यहाँ पे हम कैसे किसी से बात करें, घर जाओ फिर टेलीफोन ढूंढो फिर लगाओ। तो इंसान ने मोबाइल फोन का आविष्कार कर लिया। अब आप कहीं भी जाओ आपके पास हमेशा फोन है, कहीं से भी आप उसको निकालो किसी से बात कर लो। और आवश्यकता महसूस हुई, बोले हमें केवल आवाज नहीं सुनना, हमें तो सामने वाले को देखना भी है, ठीक है, तो देखने के लिए वीडियो कॉलिंग का आविष्कार हुआ। तो धीरे धीरे ऐसी 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 आवश्यकताएं होती जाती हैं, वैसे वैसे आविष्कार होते जाते हैं। हिंदी में आपने सुना होगा, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। मतलब आपको आवश्यकता हुई तभी आविष्कार हुआ, ठीक है। तो एसआई पद्धति का आविष्कार क्यों हुआ, ऐसी हमें क्या आवश्यकता आ रही थी, उसको हम देख रहे हैं। एसआई पद्धति का आविष्कार हुआ, इसका मतलब हमें उसकी आवश्यकता थी, उसमें कुछ ऐसे लाभ थे जो बाकी पद्धतियों में नहीं थे, तो वो लाभ हमें नोट करना है। इसलिए आप हेडिंग बनाओ, एसआई पद्धति के लाभ। सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस इन पद्धतियों से ज्यादा अच्छी होती है एसआई पद्धति। क्यों होती है उसको हम लिख रहे हैं, समझ रहे हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चन कई प्रकार से आ सकता है, जैसे एसआई पद्धति अन्य पद्धतियों से श्रेष्ठ क्यों है, उसका भी यही आंसर है। या एसआई पद्धति के लाभ लिखिए, तो भी हम यही लिखेंगे। या एसआई पद्धति का आविष्कार क्यों किया गया, तो भी हम यही लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि आविष्कार तभी होते हैं जब हमें उसकी आवश्यकता होती है, कोई ना कोई कमी होगी उन 3 पद्धतियों में, उसमें, इसलिए तो उसको बनाया गया, नहीं होती फिर इसको नहीं बनाया जाता, ठीक है। तो एसआई पद्धति लाभ कौन कौन से अपन देखें। सबसे पहला लाभ तो यह है, यह युक्ति युक्त पद्धति है। आप नोट करते जाएं साथ में, एसआई पद्धति के लाभ, यह युक्ति युक्त पद्धति है। अब इस शब्द का मतलब क्या है, लिखने के लिए तो ठीक है, अच्छा लग रहा है देखने में, याद भी कर लेंगे हम, रट लेंगे, बड़ी युक्ति पद्धति है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब क्या है। इस शब्द का मतलब ये है, युक्ति युक्त शब्द का मतलब ये होता है कि एक भौतिक राशि का एक ही मात्रक होता है इस पद्धति में, ठीक है। एक भौतिक राशि के कई मात्रक नहीं होते, जैसे लंबाई का मात्रक इंच, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ठीक है, और माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, जमाने भर के इसके मात्रक है, लेकिन इस पद्धति में लंबाई का मात्रक केवल मीटर, बाकी सब मात्रक मीटर से ही बनेंगे। समझ में आया। तो युक्त युक्त पद्धति, इसमें आप चाहो तो लिख सकते हो, नोट कर सकते हो, इस पद्धति में एक भौतिक राशि का एक ही मात्रक होता है। इस पद्धति में एक भौतिक राशि का एक ही मात्रक होता है, इसका मतलब है कि ये युक्ति युक्त पद्धति है। जैसे उदाहरण देखो आप, पहले आपने बल पढ़ा है, ये एक वस्तु है, यहां से हमने इस पे बल लगाया, सब यहां ध्यान दो, यहां से हमने इस पे बल लगाया तो ये वस्तु चली गई, खिसक गई ऐसे, क्योंकि हमने इस पे बल लगाया, तो ये क्या हुआ, ये बल हुआ, ठीक है, ये बल। इसके बाद एक चुंबक रखी है, चुंबक सब जानते हैं, ये चुंबक है, ये एक अल्पन है,
अल्पिन को चुंबक अपने पास खींच लेती है। होता कि नहीं होता ऐसा? ये चुंबक इस अल्पिन को अपने पास आकर्षित कर लेती है, अपने पास खींच लेती है। मतलब चुंबक अल्पिन पर क्या करती है? एक बल लगाती है, तभी तो वो खींच लेती है। ठीक है, पहली कंडीशन में हमने क्या देखा? ये एक वस्तु थी, इस पे हमने अपने हाथ से बल लगाया, ये वस्तु यहां चली गई। एक चुंबक रखी, उसके पास अल्पिन रखी, अल्पिन पर चुंबक ने बल लगाया, ये अल्पिन इसके पास आ गई। ठीक है, पृथ्वी है, हमने एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका, पृथ्वी ने इस वस्तु पर एक बल लगाया और वस्तु नीचे आ गई। ये भी आपने देखा, ये हमने ऊपर फेंका और नीचे आ गई। नीचे आ गई मतलब पृथ्वी ने उस पर एक बल लगाया। ठीक है, तो ये भी बल है जो हमने लगाया वस्तु पर, ये भी बल है जो चुंबक ने लगाया अल्पिन पर, और ये भी बल है जो पृथ्वी ने लगाया वस्तु पर। इस बल का नाम होता है, सबको पता है, गुरुत्वाकर्षण बल। इस बल का नाम होता है चुंबकीय बल। इस बल का नाम होता है पेशीय बल। जो हम लगाते हैं मांसपेशियों के द्वारा, पेशीय बल। तो ये गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी लगा रही है, चुंबक अल्पिन को खींचती है मतलब चुंबकीय बल, हम वस्तु को धकेलते हैं मतलब पेशीय बल। और भी कई होते हैं, जैसे हम बिजली के बोर्ड में टच करें तो हमें शॉक लगता है, या हम ये कहें कि विद्युत धारा अपने हाथ पर एक बल लगाती है और हमारा हाथ ऐसे दूर चला जाता है। हम टच किए और ऐसे अपन हाथ लगा, करंट लगते हैं, शॉक लगते हैं, तो ये विद्युतीय बल है। अलग अलग प्रकार के बल होते हैं, लेकिन एसआई पद्धति में चाहे गुरुत्वाकर्षण बल हो, चाहे चुंबकीय बल हो, चाहे पेशीय बल हो, चाहे विद्युतीय बल हो, चाहे कोई भी बल हो, सभी प्रकार के बलों की एक ही इकाई है, एक ही मात्रक है। बल का मात्रक होता है न्यूटन। हम आगे पढ़ेंगे अभी अगले अध्याय में। तो ये इसमें लाभ है, ये इसका फायदा है कि किसी प्रकार का भी फोर्स है, चाहे पृथ्वी लगा रही हो, चाहे चुंबक लगा रही हो, चाहे हम लगा रहे हो, चाहे विद्युत धारा लगा रही हो, उस सबके लिए एक ही मात्रक है और वो क्या है? न्यूटन। तो ये होता है एक भौतिक राशि का एक ही मात्रक है, कई मात्रक नहीं है। ये नहीं कि पृथ्वी लगा रही है तो कुछ और मात्रक होगा, चुंबक लगाए तो कुछ और मात्रक होगा, हम लगाए तो कुछ और, ऐसा नहीं होता। ये समझ में आया? ये मतलब होता है युक्ति युक्त का। ठीक है, जैसे हम दैनिक जीवन में देखते हैं, यदि आप किसी को पैसे देते हो, आप बाजार गए, आपने एक पेन खरीदा और दुकानदार को 10 रुपए दिए, तो वो 10 रुपए उस पेन की कीमत कहलाएगी। ध्यान देना, दुकानदार को आप 10 रुपए देके पेन लेते हो, 10 रुपए क्या है? उस पेन की कीमत या मूल्य। ठीक है, ठीक। हमने आपको क्लास पढ़ाई, आपने हमें लाके पैसे दिए, तो वो पैसे को आप क्या नाम देते हो? आप हमें क्या दोगे? आप हमें दोगे, उस पैसे का नाम होगा फीस। ऐसे होता कि नहीं होता? आप मंदिर में जाते हो और पुजारी जी को पैसे देते हो, तो वो पैसे क्या कीमत है या फीस है? उस पैसे का अलग नाम है, वो पैसा कहलाता है चढ़ावा। एक भिखारी घर पे आता है, उसको 10 रुपए आपने दिए, तो वो 10 रुपए क्या है? दान। बिना हेलमेट के आप गाड़ी चला रहे हो, पुलिस ने आपको रोका और आपसे 10 रुपए मांगे या 50 रुपए, जो भी निर्धारित होगा, तो वो 50 रुपए की आपको रसीद मिलती है। 50 रुपए का नाम क्या है? चालान या फाइन। तो देखो, पैसों के इतने सारे नाम है। ठीक है, दुकानदार को दिया तो कीमत, टीचर को दिया तो फीस, मंदिर में दिया तो चढ़ावा, भिखारी को दिया तो दान, पुलिस वालों को दिया तो चालान। जबकि पैसे वही हैं। सबको बात समझ में आ रही है हमारी? तो ये चीज युक्ति युक्त नहीं है। समझ में आया? युक्ति युक्त का मतलब है, चाहे आप किसी को भी पैसे दो, उसका एक ही नाम होना चाहिए, तो युक्ति युक्त है। ये नहीं
कि यहाँ पे कीमत कहीं 20, कहीं चढ़ावा, कहीं दान, कहीं चालान, एक ही पैसों के इतने सारे दाम। होटल में आप खाना खाने जाओगे तो बिल कहलाएगा, बिल चुकाओ। वैसे कोई किसी वेटर को आप दोगे अपनी खुशी तो टिप कहलाएगा, उसको आपने टिप दे दी वेटर के लिए, ठीक है। तो ये सब अलग अलग नाम। तो हम क्या बोलेंगे, युक्ति युक्त नहीं है। युक्ति युक्त कब होगा, जब पैसे को पैसा कहा जाएगा, चाहे किसी को भी दो। कैसे यहाँ पृथ्वी लगा रही हो, चाहे चुंबक लगा रही हो, चाहे हम लगा रहे हो, चाहे विद्युत धारा लगा रही हो, न्यूटन मतलब न्यूटन। बात समझ में आई। तो पहला नियम, पहला लाभ क्या है अंतरराष्ट्रीय पद्धति का, कि हमें ऐसे कई नाम याद नहीं करना पड़ते, बल है तो न्यूटन है। ऐसा नहीं होगा कि हमने 11वीं में पढ़ा था कि बल का मात्रक न्यूटन होता है और अब हम 12वीं में आ गए और विद्युतीय बल है, अब चुंबकीय बल है तो उसका मात्रक चेंज हो गया। ऐसा नहीं है। एक बार आपने बल का मात्रक डिसाइड कर लिया न्यूटन, तो कोई प्रकार का भी बल हो उसका मात्रक न्यूटन ही रहेगा। क्लियर। तो ये पहला लाभ है साई पद्धति का, ये युक्ति युक्त पद्धति है, अर्थात इसमें एक भौतिक राशि का एक ही मात्रक होता है, ठीक है। दूसरा लाभ देखें, यह एक संबद्ध पद्धति है। संबद्ध पद्धति है। पहला क्या था, युक्ति युक्त। शब्द समझ में आ गया आपको। जब एक चीज से कई नाम होते हैं तो हम बोलते हैं ये चीज युक्ति युक्त नहीं है। जब सब चीजों एक भौतिक राशि का एक ही मात्रक होगा तो हम कहेंगे वो युक्ति युक्त है, ठीक है। दूसरा लाभ होता है संबद्ध पद्धति। अब इसका मतलब क्या, इसको भी हम समझें। संबद्ध क्या होता है, तो संबद्ध का मतलब ये होता है, हमने आपको व्युत्पन्न भौतिक राशियों के फॉर्मूले लिखवाए थे। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, किसी को याद है? लंबाई बड़े चौड़ाई, ठीक है। लंबाई का मात्रक क्या होता है, लंबाई का मात्रक कोई बताओ? मीटर। 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 चौड़ाई का मात्रक क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी, ये सभी क्या है, एक ही चीजें हैं। इन सब के मात्रक एक ही रहेंगी। चौड़ाई का मात्रक भी क्या होगा, मीटर। मीटर, ठीक है। तो मीटर इंटू मीटर मतलब मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या हुआ, मीटर स्क्वायर। हम नहीं जानते थे फिर भी हमने बना लिया, समझ आया। क्योंकि हम क्षेत्रफल का सूत्र जानते हैं, तो क्षेत्रफल का मात्रक निकालने के लिए उसके सूत्र में जो जो आता है उन सबके मात्रक लिख दो, क्षेत्रफल का मात्रक आपको अपने आप मिल जाएगा, ठीक है। अब हमें ये बताओ आयतन का मात्रक क्या होता है। तो हम आयतन का मात्रक नहीं जानते, लेकिन हम ये जानते हैं कि आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब बताइए आयतन का मात्रक क्या होगा, मीटर क्यूब। वेरी गुड। लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर, ऊंचाई का मात्रक मीटर, तो आ गया मीटर क्यूब। ये समझ आया। तो कोई भी हम मात्रक ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। व्युत्पन्न भौतिक राशियों के मात्रक ज्ञात करने के लिए, तो व्युत्पन्न भौतिक राशियों के मात्रक निकालने के लिए ये विधि है। जैसे आपसे कहा जाए बताओ वेग का मात्रक क्या होगा, वेग का फॉर्मूला क्या है, दूरी बटे समय। तो वेग का मात्रक ज्ञात करने के लिए दूरी का मात्रक लिखो अपॉन समय का मात्रक लिखो। दूरी का मात्रक क्या है, क्या है, मीटर। याद रखो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, मोटाई, दूरी, इन सब के मात्रक मीटर। और समय का मात्रक आप सब जानते हो सेकंड। तो वेग का मात्रक क्या बन गया, मीटर अपॉन सेकंड। इस अपॉन को प्रति पढ़ते हैं, प्रति, तो मीटर प्रति सेकंड। ये समझ आया। तो ये बन गया वेग का मात्रक।
तो किसी भी व्युत्पन्न भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करने के लिए हम उसके फार्मूले में सभी भौतिक राशियों के मात्रक लिख देते हैं, तो उसका मात्रक ज्ञात हो जाता है। इसको बोलते हैं संबद्ध होना। वेग का मात्रक दूरी और समय के मात्रक से निकाला जा सकता है, इसलिए हम बोलते हैं कि वेग इससे संबद्ध है। समझ आया? तो ये परीक्षा में आ सकता है। अब आपसे कहा जाए ये बताओ कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक, तो हमने कहा कार्य का फॉर्मूला हमने उस पेज पे देखा। कार्य का फॉर्मूला होता है बल गुणे दूरी। अब हमें कार्य का मात्रक नहीं पता क्या होता है, तो हम तो बल का मात्रक लिखेंगे, गुणे दूरी का मात्रक लिखेंगे। तो बल का मात्रक होता है न्यूटन, अभी हमने आपको बताया, और दूरी का मात्रक होता है मीटर। तो कार्य का मात्रक बन गया न्यूटन मीटर। सिंपल बन जाएंगे। ऐसे निकालते हैं आपसे किसी भी भौतिक राशि का आप मान निकाल सकते हो, मात्रक ज्ञात कर सकते हो। अभी हम इसको आगे और विस्तार से पढ़ेंगे। तो ये ऐसी जहां पे हम ज्ञात कर सके उसको हम बोलते हैं संबद्ध पद्धति। तो इसमें भी आगे लाइन नोट कर लो, व्युत्पन्न राशियों के मात्रक मूल राशियों के मात्रकों से ज्ञात किए जा सकते हैं। व्युत्पन्न भौतिक राशियों के मात्रक ज्ञात करना है, तो मूल भौतिक राशियों के मात्रकों से हम उन्हें ज्ञात कर सकते हैं। सूत्र लिखो, जितनी उसमें राशियां आती हैं उन सबके मान लिख दो, तो व्युत्पन्न भौतिक राशियों के मान ज्ञात हो जाएंगे। तो युक्ति युक्त मतलब एक राशि का एक ही मात्रक होता है, अलग अलग मात्रक नहीं होते। संबद्ध का मतलब किसी व्युत्पन्न भौतिक राशि के लिए उसका सूत्र लिखो, उसके सभी राशियों के मात्रक लिखो, तो व्युत्पन्न भौतिक राशियों का मात्रक ज्ञात हो जाए। और तीसरा और आखिरी लाभ नोट कर लो, यह संपूर्ण विश्व में मान्य होता है। ये पूरे विश्व के लिए मान्य होता है। कोई ये नहीं बोलेगा कि नहीं हमारे यहाँ नहीं चलता, हमारे देश में तो बल का मात्रक मीटर नहीं माना जाता, नहीं होता। जो डिसाइड हो गया पूरे विश्व में मान्य होगा। तो नंबर 3, संपूर्ण विश्व में मान्य। ये 3 एसआई पद्धति के लाभ, इनको आप नोट कर लेना, इनको रिवाइज करना, ठीक है। कल हम इसके आगे देखेंगे। अगली जो इसके बाद पढ़ना है टॉपिक, उस टॉपिक का नाम है कि लंबी दूरियों का मापन कैसे करते हैं और छोटी दूरियों का मापन कैसे करते हैं। उसको हम अगली क्लास में देखेंगे।